नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद की। यूँ तो ऑनलाइन क़र्ज़ कोई नई बात नहीं है, ये और बात है कि इन पर पुलिस की नज़र अब पड़ी है। ये कारोबार काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन जिस तरह से क़र्ज़ देने वाली कंपनियों की जानिब से मक़रूज़ अफराद की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करते हुए उन्हें अपनी जान देने पर मजबूर किया गया, उन वाक़यात के बाद पुलिस हरकत में आ गई। धड़ल्ले से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि ऑनलाइन क़र्ज़ का ये कारोबार अभी अभी ताज़ा शुरू हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्ले स्टोर पर इस तरह के हज़ारों ऐप मौजूद हैं। क़र्ज़ देने वाले इदारों की जानिब से मक़रूज़ अफराद को हरासा किए जाने और उन्हें ज़लील करने की हरकतों का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब हैदराबाद समेत रियासत में चंद दिन के वक्फे से 3 अफराद ने खुदकशी कर ली। ये कंपनियां पुरकशिश तरगीबात के साथ क़र्ज़ हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को अपने जाल में फांसती हैं। इस तरह क़र्ज़ हासिल करने वालों को शायद इब्तिदा में ये आसान लगता है, लेकिन जब रकम की वापसी की बारी आती है तो फिर कंपनियों की जानिब से कायम किए गए कॉल सेंटर से उन्हें हरासा करने का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। बाज़ कंपनियों की जानिब से मक़रूज़ अफराद को नकली लीगल नोटिस भी भिजवाने का इंकशाफ हुआ है। क़र्ज़ देते वक्त ये कंपनियां क़र्ज़ हासिल करने वाले शख्स की इजाज़त से उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी तक रसाई हासिल कर लेती हैं। वक्त मुकर्ररा पर क़र्ज़ की अदम अदायगी पर वो शख्स जिन अफराद से ज़्यादा फ़ोन पर बात करता है, उनसे रब्ता कायम करते हुए उन्हें बताया जाता है कि फ़लाँ शख्स ने क़र्ज़ हासिल किया है और वह रकम अदा नहीं कर रहा। इस तरह उसके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब के सामने उसे मामूली क़र्ज़ के इवज़ रुसवा किया जाता है। हालांकि ये कंपनियां कोई लाखों का क़र्ज़ नहीं देती हैं। मामूली रकम जो 10,000 या उससे भी कम होती है अदा की जाती है, और उसूली के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो इंतहाई ख़तरनाक है। मामूली क़र्ज़ हासिल करने वाले बाज़ अफराद ने अपनी बेइज्जती होने पर खुदकशी कर ली। पुलिस को तहकीकात के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि उन कंपनियों की जानिब से कॉल सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां मक़रूज़ अफराद को हरासा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मामूली क़र्ज़ के लिए किसी की इज्जत से खेला जा सकता है? क़र्ज़ कोई भी जानबूझकर हासिल नहीं करता। हो सकता है बाज़ लोग शौक़ के लिए क़र्ज़ हासिल करते हों, लेकिन अक्सरियत मजबूरी के आलम में ये कदम उठाती है। साबिक़ में जहां फाइनेंसर्स ये काम करते थे, अब ऑनलाइन क़र्ज़ देने वाली कंपनियों की जानिब से ये काम किया जा रहा है। हुकूमत और पुलिस की जानिब से बारहा ये दावा किया जाता है कि हैदराबाद पुलिस असरी टेक्नोलॉजी के मामले में मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबिल बहुत आगे है। तो फिर सवाल यह है कि किसी की जान जाने तक उन्हें इस तरह की सरगर्मियों का पता कैसे नहीं चला? जहां एक तरफ क़र्ज़ हासिल करने वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं, वहीं हुकूमत और पुलिस के रोल को भी इसमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन के बाद कई अफराद मुलाजिमतों से महरूम हो गए हैं और बाज़ की तनख्वाहें कम कर दी गई हैं। ऐसी सूरत हाल में शायद लोगों को क़र्ज़ के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि किसी को भी इतना हरासा किया जाए और बेइज्जत किया जाए कि वो अपनी जान ही दे दे। जारिया साल माह जनवरी में क़र्ज़ फराहम करने वाली फाइनेंस कंपनी कैश ई ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया था कि सबसे ज़्यादा क़र्ज़ हासिल करने वाले नौजवानों में हैदराबाद के नौजवान दूसरे नंबर पर हैं। सबसे ज़्यादा क़र्ज़ लेने वाले नौजवानों में बेंगलुरु मुल्क भर में सरे फहरिस्त है। रिपोर्ट में कहा गया था कि नौजवान तिब्बी अखराजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात की खरीदी के लिए ज़्यादा क़र्ज़ हासिल कर रहे हैं। सिर्फ 10% ऐसी ख़वातीन हैं जो उनके ऐप से क़र्ज़ लेती हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 31 से 48 साल की उम्र के नौजवान क़र्ज़ लेने वालों में शामिल हैं, जो मजमूई क़र्ज़ का 52% है। साबिक़ में क़र्ज़ लेने वाले शहरों में मुंबई का पहला मुकाम था, लेकिन पिछले साल बेंगलुरु दूसरे नंबर पर आ गया। बेंगलुरु के बाद हैदराबाद में घरेलू क़र्ज़ों और पर्सनल लोन ज़्यादा हासिल किया गया। हैदराबादी नौजवानों में 25 से 50 हज़ार कमाने वाले उन कर्ज़ों की तरफ तेज़ी से राग़िब हो रहे हैं। वो 6 से 1 साल के अंदर कर्ज़ों की अदायगी में दिलचस्पी रखते हैं। ये रिपोर्ट जनवरी की है, तब से पुलिस ने क्या किया? क्या उस वक्त पुलिस को ऑनलाइन कर्ज देने वालों की जानिब से RBI के कवायद पर अमलावरी को यकीनी बनाया जा रहा है या नहीं, इस बात का जायज़ा लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। आज कहा जा रहा है कि कंपनियों की जानिब से जिस तरीक़ेकार से कर्ज दिया जा रहा है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कवायद के मुताबिक नहीं है, तो फिर आज तक पुलिस उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर सकी?
दरअसल हमारा सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि जब तक किसी भी मामले में किसी की जान पर बंद नहीं आती, मुताल्लिका महकमा फुर्ती में नहीं आता। बहरहाल पुलिस का मशवरा है कि लोग ऐसे ऐप्स के खर्च के दलदल में ना फंसें, लेकिन मिसाल मशहूर है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है और लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उनके झांसे में आ रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि रियासत की आवाम किस हद तक खुशहाल है, क्योंकि इंसान इज्जत के लिए जीता है और कोई भी शख्स शौक पूरा करने के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर खर्च हासिल नहीं करता। हुकूमत से बातचीत के न्योते की चिट्ठी पर किसानों ने आज फैसला ले लिया। उन्होंने तय किया है कि बातचीत फिर शुरू की जाएगी, लेकिन शर्तें जारी रहेंगी। किसानों ने हुकूमत से मीटिंग के लिए 29 दिसंबर की सुबह 11 बजे का वक्त दिया है, लेकिन कहा है कि तीनों ज़राई कानूनों को वापस लेने के इम्कानात और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में होनी चाहिए। किसान कायद राकेश टिकैत ने यह जानकारी दी। क्रांतिकारी किसान यूनियन के सदर दर्शन पाल ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में टोल आर्जी तौर पर खुले रहेंगे। 30 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। उन्होंने दिल्ली समेत पूरे मुल्क के लोगों से अपील की कि वो दिल्ली आकर उनके साथ नया साल मनाएं। इसी बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के कन्वीनर और नागौर MP हनुमान बेनीवाल ने ज़राई कानूनों की मुखालिफत में NDA से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि NDA से फेविकॉल से वो नहीं चिपके हैं। किसानों की ताईद में बेनीवाल अपने साथ हजारों किसानों और RLP के कारकुनों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। साझेदारी हूं छोरी ने बटे उले ना रहा है मैं तो नहीं कहूं कि कार्ड काटे नहीं भारत है वो कुत्ते खड़े थे उन्हें कार्ड पकड़ी है कुत्ते तो 12 में खींचे भारत डॉक्टर विक्रम है खींचा ताली में दोनों कान लगेंगे नया डॉक्टर भी करे के जान में बात बनी के मान जाके बड़ा थोड़ी तो कर दे थी फिर बोला इतनी खल की कोई देखी इन मोदी खट्टर ने आंदोलन बहुत देखे थे। अब की बार बरगाल लोलन ने कौन देखा और निश्चित तौर पर उनके कान पाड़ के और बुच्चे बढ़ा के आंदोलन जीतांगे। आप तमाम डटे रहो, अपना भाईचारा मजबूत करो, गांवों में कमेटी बनाओ और उन कमेटियों की मीटिंग रोजाना एक एक रिपोर्ट कार्यकर्ता के पास हो। ब्लॉक स्तर के जिला स्तर की जो हमारी कमेटियां उनके पास एक के पास रिपोर्ट होनी चाहिए। आज हमारे गांव से इतने साधन गए हैं, इतने बंदे गए हैं, ये चीज गई है, ताकि वहां आने वाले जो साथी है वहां किस चीज की जरूरत है उसका हम आपके पास मतलब सूचना भेज सके। तो इसलिए साथियों आप तमाम डटे रहिए, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और आपका जो सहयोग और समर्थन मिल रहा है तो निश्चित तौर पर गांव स्तर पर ब्लॉक स्तर पर आप बढ़िया तरीके से अपना काम चला रहे हैं, परंतु अभी इसको तेज करने की जरूरत है। अभी सर्दी आओगी और सर्दी में धूपते भी आओगी। अभी जो आज जितनियां कोड़ा था तो आने जाने में एक्सीडेंटों का भी बड़ा खतरा रहता है। तो आप जितने जल्दी संख्या में पहुंच जाए इतनी जल्दी है भाई हर घर से अपने अपने गांव में वो फैसला करने में हर घर से एक आदमी जरूरी जाए और बच्चे काफी मेरी मिठा मेरे एक बात बढ़िया तो सेवा सेवा नहीं हुई निश्चित तौर पर तुमने खान की पीर की रहन की किसी भी तरह की दिक्कत आ जाए तुमने भी चलना है के बाद तुमने अपनी इसमें इतिहास में नाम लिखाना अपना सपना। तो कल मैं सुंदर साहब से प्रार्थना करूंगा इन महिलाओं के लिए विशेष सलूशन वगैरह रूम व्यवस्था करें और ज्यादा से ज्यादा अपना शिक्षा में चलेंगे। वक्ता बहुत ज्यादा हमें समय ले गया हुआ तो आप तमाम साथियों का क्योंकि आप लगातार हमें भाषण पूछन को। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि बताना इसलिए ज़रूरी है कि सरकार ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है और उस दुष्प्रचार का हमें जवाब देना जरूरी हो गया है। तो
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो सारे अधिकार हैं वो सारे अधिकार कंपनियों के पास है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, मान लिया मेरी बासमती का सौदा कर लिया, बासमती का सौदा हो गया 4,000 रुपये क्विंटल का, वर्ल्ड मार्केट में उसका रेट आ गया 5,000 रुपये, तो मैं 4,000 रुपये में ही कंपनी को देने के लिए बाध्य हूँ, मेरे को देनी ही पड़ेगी। मेरे पास कोई भागने का रास्ता नहीं है, चाहे 5,000 हो जाए चाहे 6,000 हो जाए, मेरे को 4,000 में ही देनी पड़ेगी। चलो मान गए। और अगर दूसरी तरफ मान लिया 3,000 रुपये मार्केट में बासमती के भाव रह जाए, तब कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास उसको छोड़ने की ताकत है, उसको छोड़ने के बहाने हैं। कंपनी कहेगी इसका दाना टूटता है, टुकड़ा ज़्यादा है, कंपनी कहेगी इसका डिस्कलर है, कंपनी कहेगी आपने खाद ज़्यादा डाल दिया, कंपनी कहेगी आपने इसमें दवाई मानकों से ज़्यादा डाल दी। हमारे पास कौन सी लेबोरेटरी है जिसमें हम चेक करके ये बता दें कि जिस धान का आपने सौदा किया था ये वही धान है? हमारे पास कोई लेबोरेटरी नहीं है, हम कुछ नहीं बता सकते। और ऐसे हुआ। दूसरी चीज़, अब जैसे गुजरात में केस हुआ, उन्होंने आलू लगाए और उस आलू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आलू लगाए और अगले साल के लिए उसका बीज रख लिया, तो कंपनी ने उन किसानों पर 4 करोड़ का मुकदमा कर दिया कि हमारा बीज आपने क्यों रखा, जबकि वो किसान ने अपने खेत में तो पैदा किया। तो ये जो पाबंदियां हैं, इस तरह की जो छूट है, इस तरह के जो कानून उसमें बना दिए गए जो कंपनी के फायदे में है, किसान के नुकसान में है। जो उदाहरण के तौर पर मैंने बासमती का उदाहरण रहे हैं, ये तो बता दीजिए मुझे, जो वो पिछली बार का 20,000 करोड़ का चूरन दिया है वो कैसे लेना है? पानी के साथ में लेना है या दूध के साथ में लेना है? ये 18,000 करोड़ का चूरन और दे दिया। वो चूरन अभी तक खत्म नहीं हुआ, आप नया चूरन और लिया है। आप एक बात बता दूं मोदी जी, पूरे देश को जो आप ये टोपी पहनाने में लग रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं है कि जब देश की जनता आपको ढूंढेगी और ऐसे ढूंढेगी कि आपको जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए। देश की जनता को उतना ही पागल बनाइए, उतना ही मूर्ख बनाइए जितना कि वो बन सके। इतना मत बनाइए कि देश की जनता का विश्वास ही उठ जाए आपके ऊपर से। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का काम होता है देश के अंदर किसानों की सेवा करना, देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को खत्म करना, ना कि अंबानी और अडानी की दलाली करना और हॉस्पिटलों में जाकर चेक करना कि किसके यहाँ पे लल्ला हुआ है और किसके यहाँ पर लल्ली हुई है, ये जाकर देखना। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश भर के किसानों से बात की, उनकी बात सुनी और आप कह रहे हैं उनकी बात। किसान सारा है, बड़ा भी बात किससे हुई? कौन लोग हैं, कौन से किसान हैं फिर वो किसान हैं, वो किसान हैं। आपने देखे नहीं, इनका अमित शाह जो है वो तड़ीपार, वो जेल के अंदर खेती करके आया था, वहाँ उनसे बात करी है उन्होंने, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ गुजरात के अंदर बात करी होगी बहन जसोदा से, वहीं सारे किसान बैठे हुए हैं। एक बात, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान तकरीबन 1 माह से एहतजाज व मुजाहरा कर रहे हैं और उनकी तहरीक को भटकाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत को ये समझना चाहिए कि वो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक किसान की बात न सुनी जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मिट्टी का जर्रा जर्रा गूंज रहा है, हुकूमत को सुनना पड़ेगा। कांग्रेस कायद ने एक वीडियो भी पोस्ट की जिसमें किसानों के एहतजाज की मुतअद्दिद झलकियां हैं, जिसमें किसान कह रहे हैं कि हुकूमत को उनकी बात सुननी होगी और जब तक उनके मुतालिबात नहीं माने जाते तब तक तहरीक ख़त्म नहीं होगी। असा निकले छड़ सारी फिक्रा गांदे आए जालिम वापस जाओ 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 मिट्टी दे कण कण। किसानों की तहरीक हुकूमत और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म के लिए दर्द सर बनती जा रही है। पूरा 1 माह हो गया है किसानों को दिल्ली की सरहदों पर अपने मुतालिबात को लेकर डेरा डाले हुए। किसानों का जहां हुकूमत से मुतालिबा है कि वो तीनों नए ज़रई क़वानीन वापस ले ले, वहीं हुकूमत उन क़वानीन को वापस लेने के हक़ में नहीं है। इसको लेकर दोनों फरीक के बीच 6 दौर की बातचीत भी हुई लेकिन बेनतीजा साबित हुई। वज़ीर आज़म जहां ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसानों के मफाद में काम कर रहे हैं और इसके लिए वो अभी तक 2 रियासतों के किसान ग्रुपों से अपने दौरे के दौरान मिल चुके हैं और उत्तर प्रदेश के किसानों को कल ही वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त की रकम दे चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद
ना तो किसान अपना एहतजाज वापस लेने के मूड में नजर आ रहे हैं और ना ही हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां। कल जब वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमा पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश करने पार्लियामेंट पहुंचे तो वहां आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह और भगवंत सिंह मान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ और किसानों के हक में नारेबाजी शुरू कर दी। संजय सिंह ने अपने इस एहतजाज की वीडियो ट्वीट की है और लिखा है कि बहरे कानों को सुनाने के लिए, तानाशाह सरकार को जगाने के लिए पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के सामने किसानों के हक में हंगामा, किसान मुखालिफ काला कानून वापस लो, अन्नदाता को दहशत गर्द कहना बंद करो। पहुंचे, उनकी आंखें उन नारों को देख ले, उन पोस्टर को। सो आज सरकार के कान और आंख जो बंद हैं उनको हमने खोलने की छोटी सी कोशिश की है। और प्रधानमंत्री जो कि बाद में वहां वीडियो वगैरह देखने वाले थे, उन्होंने छोड़ दिया वो प्रोग्राम बीच में और एकदम से निकल गए। मतलब हम भी एमपी हैं, चुने हुए हैं, वो भी एमपी हैं, चुने हुए हैं, तो कम से कम बात तो सुन लेते। लेकिन इतनी अकड़ और इतना अहंकार कि सुनी हुई बात को भी अनसुनी कर गए। इससे ज्यादा नजदीक नहीं प्रधानमंत्री के जा सकते थे हम। दिल्ली में वही हो रहा है जिसकी एक बेहिस हुकूमत से तवक्को की जा सकती है। किसान शदीद सर्दी में एक माह से सड़कों पर हैं और हुकूमत दूर दूर से अपना दामन छुड़ाने की कोशिश में लगी है। हर तरह से जब किसानों को बदनाम करने की कोशिशें नाकाम हो गई तो अब उन्हें रिश्वत दी जा रही है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने एक दिन कबल ही 9 करोड़ किसान बेनिफिशियरीज के लिए 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। ये पैसे रास्त किसानों के बैंक अकाउंट्स में जमा हुए और उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जारी किया गया। ये रुपया एक ऐसे मौके पर जारी हुए जब किसानों को मनाने हुकूमत के तमाम हथकंडे नाकाम होते हुए मालूम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही ढटाई से इस रकम का अपनी तकरीर में भी जिक्र किया। हमेशा की तरह इसका इस्तेमाल किया गया। एक नए ऑप्टिक्स के जरिए सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की गई। नरेंद्र मोदी एक ग्रीन बैकग्राउंड में खड़े रहकर बड़ी ही दूर से किसानों को मुखातिब कर रहे थे। ना किसानों ने उसे सुना और ना ही किसान तंजीमों ने उसे नोटिस किया। लेकिन ज़र खरीद मीडिया के ज़रिए इस तकरीर को दुनिया भर में नशर किया गया। रेडियो के ज़रिए भी यह नशर हुआ। फिर सोशल मीडिया पर इसको दुनिया का अजीम तरीन अतिया साबित करने की कोशिश शुरू हो गई। याद रहे कि इस स्कीम के तहत मजीद 6-7 करोड़ किसानों का अहाता होना था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया और यह रकम काफ़ी पहले जारी होनी थी, लेकिन ताखिर से हुई। किसान पूरी जानकारी रखते हैं। उनका कहना है कि अगर हुकूमत उन्हें इस तरह की रिश्वत से पीछे हटाना चाहती है तो वो नाकाम होगी। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि 3 ज़रई क़वानीन को वापस लिया जाए, MSP की गारंटी दी जाए। याद रहे कि बड़ी ही जल्दी और तमाम तर खामियों के साथ लागू किए गए GST में ज़रई अशिया को भी शामिल कर दिया गया था। मोदी हुकूमत ने खाद और फर्टिलाइजर्स पर भी GST लगाकर किसानों की आमदनी में ज़बरदस्त कटौती पहले ही कर दी है। अब 18,000 करोड़ का ज़ीरो किस काम आएगा? और ये तो जज़्वक्ती रकम होगी जो किसानों को हासिल हुई है, जबकि तवील मुद्दती GST टैक्स तो हमेशा ही किसानों की जेब काटता रहेगा। वाज़ेह है कि साल 2016 में मोदी हुकूमत ने किसान फसल इंश्योरेंस स्कीम को मुतारिफ करवाया था। इस स्कीम के जरिए साल 2019 तक सरमायाकारों को 26,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हासिल हो चुका है। तो भला आज चंद सिक्के जारी करके मोदी हुकूमत किसानों की भलाई का दावा कैसे कर सकती है? और मोदी हुकूमत ने किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया, लेकिन कॉरपोरेट साथियों के कर्ज माफ़ करने में देर नहीं लगाई। दूसरी अहम बात यह है कि मोदी सवालों से घबराते हैं और अब तो सवाल उनके 3 बड़े ज़रई क़वानीन पर खड़े हैं जो दरअसल कॉरपोरेट नवाज हैं। इस तरह सवालों से भागते हुए मोदी एक तरफा तकारीर कर रहे हैं। वो आज तक भी किसानों से राज बातचीत में शामिल नहीं हो सके। जब किसानों का मसला बाहर आया तब देश को पता चला कि हमारा वजीर ज़राअत कौन है, जबकि आम हालात में हर जगह और हर मौजू पर सिर्फ मोदी ही झाग उड़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन किसानों ने अब की बार मोदी की नींद उड़ाने का फैसला किया है। किसानों के इस एहतजाज को रोकने और उन्हें पीछे हटाने मोदी हुकूमत और कौन से हथकंडे इस्तेमाल करती है, ये देखना होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जय सेहत योजना की शुरुआत की। इस स्कीम में जम्मू कश्मीर के सभी खानदानों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस
कवर मिलेगा। सेहत के इस प्रोग्राम में मोदी ने जमहूरियत कश्मीर की तरक्की पर बात करने के साथ ही मुखालिफिन को भी निशाने पर लिया। मोदी ने पंचायत इंतखाबात का जिक्र करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ लोग उन्हें सुबह शाम जमहूरियत का पाठ पढ़ाते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद पुडुचेरी में पंचायत इंतखाबात नहीं होने दिए। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के 1 साल में ही वहां पंचायती राज चुनाव हो गए। मोदी का यह बयान कांग्रेस कायद राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट का जवाब माना जा रहा है जिसमें राहुल ने मुल्क में ख्याली जमहूरियत होने की बात कही थी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। साथियों, इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, सुरक्षा बल जिस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया और सभी दलों की तरफ से ये चुनाव। मेलबोर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में पहला दिन खत्म होने तक हिंदुस्तानी टीम ने 1 विकेट गंवाकर 36 रन बना लिए हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 195 रन पर सिमट गई। फिलहाल शुभमन गिल 28 रन और चेतेश्वर पुजारा 7 रन पर क्रीज पर हैं। यह क्रिकेट की तारीख में 5वीं बार है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन ऑल आउट हुई। इससे पहले टीम 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के पहले दिन 98 रन ही बना सकी थी। पहली पारी में इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर मयंक अग्रवाल पारी के पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए, वो खाता भी नहीं खोल सके। मिशेल स्टॉक ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में मानर्स लाबुशेन ने सबसे ज्यादा 48 और ट्रेविस हेड ने 38 रन की पारी खेली। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। डेब्यू मैच में मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ही खराब रही। टीम ने 38 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। इस दौरान जो बर्न्स और स्टीव स्मिथ खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद ट्रेविस हेड और मानर्स लाबुशेन ने पारी संभाली और चौथे विकेट के लिए 86 रन की पार्टनरशिप की। इसके बाद टीम पूरी तरह लड़खड़ाई और आखिरी 71 रन बनाने में 7 विकेट गंवा दिए। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पहला विकेट भी बुमराह ने ही लिया था। ओपनर जो बर्न्स बिना खाता खोले विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हुए। उन्होंने टीम को चौथा झटका देते हुए ट्रेविस हेड को 38 रन पर आउट किया। अजिंक्य रहाणे ने उनका कैच लिया। बुमराह ने तीसरे विकेट के तौर पर मिशेल स्टॉक को 7 रनों पर सिराज के हाथों कैच आउट कराया। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने डेब्यू टेस्ट में 2 विकेट लिए। उन्होंने मानर्स लाबुशेन को 48 और कैमरून ग्रीन को 12 पर पवेलियन भेजा। लाबुशेन का कैच शुभमन गिल ने लिया। इत्तेफाक की बात यह है कि गिल का भी यह डेब्यू मैच में पहला कैच रहा। ग्रीन को सिराज ने एलबीडब्ल्यू किया। अब बात करते हैं कोरोना की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 8 करोड़ को पार कर गया। अब तक 5 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और 17,59,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से मुतासिर मरीज दूसरे मुल्कों में भी सामने आने लगे हैं। जापान और फ्रांस के बाद स्पेन में भी हफ्ते के रोज़ इसके 4 मरीज मिले। ये सभी
मैड्रिड के रहने वाले हैं और हाल ही में ब्रिटेन से लौटे हैं। हालांकि इनकी हालत बहुत तशवीशनाक नहीं है। ओहदेदारों ने कहा कि नया स्ट्रेन मिलने का स्पेन में पहला मामला है। इससे पहले जापान में 5 और फ्रांस में 1 मामले की तस्दीक हुई थी। वहीं रूस ने आज से बुजुर्गों के लिए अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को हरी झंडी दे दी है। अब 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी ये वैक्सीन लगाई जा सकेगी। हिंदुस्तान में जानलेवा और मुहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के नए केसेस में कमी के साथ ही इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद में इजाफे के बाद एक्टिव केसेस की तादाद भी कम होती जा रही है। जुमेरात के रोज कोरोना वायरस के यौमिया केसेस 24,000 से ज्यादा रिपोर्ट हुए थे, लेकिन उनकी तादाद जुमे के रोज तकरीबन 23,000 हो गई और हफ्ते के रोज तकरीबन 22,000 रह गई। मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 22,273 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,01,69,000 हो गई। इसी अरसे के दौरान 22,274 मरीजों की शिफायाबी से सेहतमंद मरीजों की तादाद बढ़कर 97,40,000 से ज़्यादा हो गई और ये शरह 95.78% है। एक्टिव केसेस 252 से घटकर 2,81,000 रह गए और यह शरह 2.77 पर है। इसी अरसे में 251 मरीजों की हलाकत के साथ अमवात की मजमूई तादाद 1,37,343 हो गई है और मुल्क में फैटेलिटी रेट अब भी 1.45% है। यूनाइटेड किंगडम के बाद अब केरल में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की मौजूदगी का खतरा सामने आया है। यहां कोझिकोड में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कराए गए सर्वे में कोरोना वायरस के स्ट्रेन में बदलाव देखा गया है। अब ये सर्वे पूरे केरल में कराने की तैयारी है। केरल की वजीर सेहत के शैलजा ने कहा कि वायरस के स्ट्रेन में मामूली बदलाव देखा गया है। हालांकि ये बदलाव यूके में मिले नए स्ट्रेन जैसा नहीं है। उन्होंने बताया कि स्ट्रेन में आए बदलाव पर एक्सपर्ट्स रिसर्च कर रहे हैं। शैलजा ने बताया कि यूके से केरल आए लोगों में अब तक 8 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुतासरा लोगों के सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं ये म्यूटेटेड स्ट्रेन तो नहीं है। तेलंगाना में कोविड-19 के 317 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,84,391 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,529 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 536 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,76,244 हो गई है। तेलंगाना में एक्टिव केसेस की तादाद 6,618 है, जिनमें 4,535 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 30,376 मायने किए गए, ताहम 384 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहसीत मजमूई 66,86,363 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 71 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। सऊदी वजीर हज उम्रा डॉक्टर मोहम्मद साले बिनतन ने बताया कि मस्जिदुल हराम में उम्रा और नमाजों की अदायगी के लिए 50 लाख ज़ायरीन की हाजिरी अब तक हुई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए मुकम्मिल SOPs के साथ मस्जिद हराम दोबारा खोलने के बाद उम्रे की अदायगी और नमाज की इजाज़त दी गई है। डॉक्टर साले ने कहा कि एहतियाती तदाबीर के बायस उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों में कोरोना वायरस में मुब्तला होने का कोई वाक़या सामने नहीं आया। वज़ीर हज ने गुज़िश्ता रोज़ मक्के मुकरमा के गवर्नर शहजादा खालिदुल फैसल से जिद्दा में मुलाकात के दौरान ये वजाहत की। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने रवां साल मार्च में कोरोना वायरस के फैलाव से महफूज रहने के लिए मस्जिद हराम में उम्रा की अदायगी मुअत्तल कर दी थी। जुलाई के महीने में उम्रा की अदायगी के लिए आने वालों में नुमाया कमी कर दी गई थी और तमाम SOPs के साथ तकरीबन 1,000 मोतमरीन को इजाज़त दी गई थी। कोरोना वायरस के बाद इब्तदाई लॉकडाउन के बाद सऊदी अरब हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक सख्त प्रोटोकॉल पर अमल पैरा होते हुए मामूलात ज़िंदगी की जानिब वापस आ रहा है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।